हेलो एवरीवन, मेरा नाम है अंकित और ये है मेरी KTM एडवेंचर 390 और अभी मैं हूँ अपनी अक्रॉस इंडिया की राइड पे और अभी तक मैं 10,000 किलोमीटर्स ट्रैवल कर चुका हूँ और ये है मेरा 10,000 किलोमीटर्स राइड रिव्यू ऑफ माई KTM एडवेंचर 390। तो आप में से बहुत सारे लोगों को ऑलरेडी पता है कि मैं अपनी अक्रॉस इंडिया की राइड पे हूँ, लेकिन आप में से ऐसे बहुत सारे लोग होंगे जिन्होंने रैंडमली इस वीडियो को क्लिक किया होगा और उनको पता नहीं होगा इस राइड के बारे में। तो मैं बता दूं कि मैं अपनी कंट्री के 4 कॉर्नर्स को टच कर रहा हूँ। नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट, सदर्न मोस्ट पॉइंट, ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट और वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट। मैंने इस राइड के 2 पॉइंट्स को टच कर लिया है, जो कि नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट था थांग विलेज और उसके बाद कन्याकुमारी। अभी मैं सदर्न मोस्ट पॉइंट के आसपास ही हूँ, एक थोड़ा सा एक्सप्लोर कर रहा था चीज़ें, तो ये मुझे एक बहुत प्यारी सी लोकेशन लगी, तो सोचा यहीं पर आपको इस मोटरसाइकिल के बारे में सारी चीज़ें बताऊँ। सबसे पहले मैं बता दूँ कि इस मोटरसाइकिल को 10,000 किलोमीटर हो चुके हैं। इस मोटरसाइकिल के मैं 3 सर्विसेज करवा चुका हूँ। पहली सर्विस मैंने करवाई थी 1000 किलोमीटर में, दूसरी सर्विस मैंने करवाई थी लगभग 4400 किलोमीटर्स में और तीसरी सर्विस मैंने इस मोटरसाइकिल की करवाई थी लगभग 8500 किलोमीटर्स में। सो वन ऑफ द प्राइम रीजन इस मोटरसाइकिल को चूज करने का ये है कि इसकी स्पेयर पार्ट्स अवेलेबिलिटी पूरे इंडिया में, अक्रॉस इंडिया बोलूँगा, स्पेयर पार्ट्स इसके हर जगह अवेलेबल होते हैं। मैं तो एंटायर यूरोप में ट्रैवल कर चुका हूँ, मिडिल ईस्ट में भी ट्रैवल कर चुका हूँ और मुझे बाहर के देशों में भी KTM एडवेंचर 390 से रिलेटेड कभी भी कोई भी प्रॉब्लम नहीं आई थी। और अक्रॉस इंडिया में तो आपको किसी भी सर्विस सेंटर में इसके स्पेयर पार्ट्स बहुत ईजिली मिल जाते हैं। सेकेंड, इसकी जो सर्विस कॉस्ट है, जो आपकी पहली 3 सर्विसिंग होती है उसमें आपकी लेबर कॉस्ट नहीं लगती। दैट मीन्स आपके खाली इंजन ऑयल के, आपके एयर फिल्टर अगर आपने रिप्लेस करवाया और आपके ऑयल फिल्टर के लगते हैं, इसके अलावा आपका कोई भी चार्जेस नहीं लगता और आपकी पहली 3 सर्विस बहुत ही रीजनेबल प्राइस में हो जाती है। सो अब एक ऐसे क्वेश्चन का आंसर जो आप में से बहुत सारे लोग मुझसे पूछते हो कि अंकित भाई मोटरसाइकिल की बिल्ड क्वालिटी कैसी है, तो मैं आपको बता दूं कि देखो, मैंने इस राइड पे पैनियर्स लगा रखा है और मैंने टॉप बॉक्स लगा रखा है। ये मैंने जानबूझ के यहाँ पर लगाया है, मैं रूम पे छोड़ के नहीं आया। मैं चाहता था कि मैं आपको मोटरसाइकिल प्रॉपरली दिखाऊं कि कैसे मैं ट्रैवल कर रहा हूँ। पैनियर्स के अंदर काफ़ी लगेज है, मेरे राइट साइड के पैनियर के अंदर भी काफ़ी लगेज है, क्योंकि मैं लगभग 5 महीने की राइड पे हूँ। मुझे स्पेयर पार्ट्स कैरी कर रहे हैं, मुझे अपना लैपटॉप कैरी करना है, मुझे दुनिया भर का सामान कैरी करना पड़ता है, कई बार खाने पीने का सामान कैरी करना पड़ता है। मैंने इस मोटरसाइकिल के सेटअप के साथ लद्दाख जैसी टेरेन के ऊपर मैंने राइड करी है, मैंने MP में राइड करी है, मैंने महाराष्ट्र के बहुत ज़्यादा गड्ढों वाली रोड के ऊपर ट्रैवल किया है, मैंने केरला में राइड किया है, मैं तमिलनाडु में हूँ और एक बार भी मुझे ऐसा प्रॉब्लम नहीं आया कि कोई चेसी से कहीं से प्रॉब्लम आ रही हो। कई बार चेसी भी डैमेज होते आती हैं किसी मोटरसाइकिल्स की, तो एज ऑफ नाउ मुझे कोई भी प्रॉब्लम नहीं आया। साथ में इसके अंदर आपको मिलते हैं अलॉय व्हील्स। काफ़ी लोग इस चीज़ को लेकर भी डाउट में रहते हैं कि मोटरसाइकिल का जो अलॉय व्हील्स है यार वो क्रैक हो जाते हैं या फिर डैमेज हो जाते हैं। देखो, मेरा पर्सनल ओपिनियन बताऊं तो मेरी मोटरसाइकिल में लगभग 1,20,000 प्रीवियस KTM एडवेंचर 390 चला चुका हूं। लगभग 10,000 किलोमीटर के आसपास मैं इस मोटरसाइकिल को चला चुका हूँ। तो मैं बिल्कुल कॉन्फिडेंट होता हूँ इस मोटरसाइकिल को, चाहे मैं ऑफ रोड में लेके जा रहा हूँ, चाहे सडनली कोई गड्ढा आ जाए या कोई स्पीड ब्रेकर आ जाए। लकीली मेरी मोटरसाइकिल के साथ मुझे आज तक मैंने ऐसा कभी फील नहीं किया। अगर मैंने फील किया हो तो मैं डेफिनेटली आपको बता देता कि हाँ, इसकी क्वालिटी में थोड़ा इशू है, आप इसके स्पोक वर्जन में जा सकते हो, लेकिन एज ऑफ नाउ मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं आया। तो मैं इसका इतना बता सकता हूँ कि बिल्ड क्वालिटी जो है KTM ने काफ़ी ज़्यादा इंप्रूव कर दिया है। तो अब एक ऐसे क्वेश्चन की बात कर लेते हैं जो आप में से बहुत सारे लोग मुझसे पूछ रहे हो कि अंकित भाई इस मोटरसाइकिल का सीट जो है क्या वो कंफर्टेबल है, क्या अगर हम पिलियन को कैरी करते हैं तो वो कंफर्टेबली बैठ सकेगा या नहीं बैठ सकेगा। तो मैं आपको बता दूं, स्टार्टिंग में ना आपको इसकी सीट डेफिनेटली थोड़ी बहुत नैरो लगती है, वो मुझे भी लगी थी। लेकिन जैसे जैसे आप इस मोटरसाइकिल को चलाना शुरू करोगे, जैसे 500 किलोमीटर भी आपने चला ली ना ये मोटरसाइकिल, तो आपके बैक ऑफ द माइंड ये निकल ही जाएगा कि ये सीट्स बहुत ज़्यादा नैरो है। लेकिन फिर भी इस मोटरसाइकिल का जो नैरो सीट्स है ये कभी भी प्रॉब्लम नहीं देता आपको। साथ में अगर आप पिलियन की बात करो तो अगर आप अपनी वाइफ को या अपने फ्रेंड को बिठाते हो पीछे और जिसका वेट लगभग मैक्सिमम 55 to 60 kgs है, तो आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगा, पिलियन को भी कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगा। लेकिन अगर पिलियन का वेट लगभग 80 या
90 kg है और अगर आप उसको टूर पे लेके जा रहे हो लंबे, तो मैं उतना रिकमेंड नहीं करता। देखो सीट थोड़ी सी हार्ड ज़रूर है क्योंकि एडवेंचर मोटरसाइकिल है, लेकिन हर चीज़ का ऑल्टरनेट है। अगर आप पिलियन को कंफर्ट देना चाहते हो या तो आप सीट मॉडिफाई करवा सकते हो या फिर एयर कुशन सीट्स आती हैं वो आप लगा सकते हो। साथ में अगर आप फ्रंट में भी करना चाहो तो वही सेम प्रोसेस है, या तो आप अपनी सीट मॉडिफाई करवा लो या तो फिर एयर कुशन लगा लो। ऐसा सीट को लेकर जो आप बहुत सारा चीज़ें सोचते हो ना कि यार ये सीट कंफर्ट है या नहीं है, अनकंफर्टेबल तो नहीं होगी, तो देखो इसका ऑल्टरनेट है। तो इस चीज़ को दिमाग से निकाल के इस मोटरसाइकिल को आप चूज़ कर सकते हो। तो ये क्वेश्चन मेरे माइंड में नहीं था, लेकिन अभी रिसेंटली मैं अपने डीएम चेक कर रहा था तो बहुत सारे लोगों के एक कॉमन क्वेश्चन था कि अभी हमने रिसेंटली मोटरसाइकिल परचेज करने का सोचा है, तो क्या हम डायरेक्टली 390 एडवेंचर मोटरसाइकिल चूज़ करें या फिर 250 या 200 सीसी मोटरसाइकिल परचेज करें। तो देखो मैं सिंपल सा आपको आंसर दूंगा। अगर आपका बजट 3.5 लाख के आसपास है तो आप डायरेक्टली 390 सीसी मोटरसाइकिल, मैं एडवेंचर की बात कर रहा हूँ, मैं RC 390 या ड्यूक की बात नहीं कर रहा। क्यों नहीं कर रहा वो अभी मैं आपको बताऊंगा। मैं आपको प्रेफर करूंगा, और अगर आपके पेरेंट्स भी देख रहे हैं वीडियो तब भी मैं उनको बोलूँगा कि अगर आपका 3.5 लाख का बजट है तो आप डायरेक्टली 390 सीसी मोटरसाइकिल एडवेंचर को उनको सिलेक्ट कर सकते हो, क्योंकि ये मोटरसाइकिल के अंदर एक्चुअली में रॉ पावर है। नो डाउट आप इस मोटरसाइकिल को एक्सेलरेट करते हो, ये मोटरसाइकिल भागती है, लेकिन ये ऐसा नहीं बोलती कि मुझे भगाओ, मुझे रेस दो। RC 390 या फिर ड्यूक की बात करूं कि उनमें भी देखो सेम इंजन ही दे रखा है, ऑलमोस्ट सेम पावर है, लेकिन सबसे बड़ा जो फैक्टर प्ले करता है ना वो है सीटिंग पोस्चर। उन मोटरसाइकिल का सीटिंग पोस्चर जो है वो थोड़ा सा एग्रेसिव है, आपको लीन होना पड़ता है। और वो मोटरसाइकिल एक्चुअली में मैंने भी वो मोटरसाइकिल चलाई है तो मन करता है उसको एक्सेलरेट करने का और भगाने का, जो कि कई बार न्यू बिगिनर मोटरसाइकिलिस्ट के लिए ना बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाता है। और आपने देखा भी होगा कि जो बहुत ज़्यादा क्रैश होता है वो एडवेंचर पे तो नहीं, बेसिकली जो रेसिंग बाइक्स होती हैं या फिर स्पोर्ट्स बाइक होती है उनके ऊपर ज़्यादा होता है, क्योंकि हमारा कंट्रोल वहाँ पर ख़त्म हो जाता है। हमारा एड्रेनल रश जो होता है ना वो स्पोर्ट्स बाइक के ऊपर ज़्यादा बढ़ जाता है। इसका जो सीटिंग पोस्चर है ना ये बहुत ज़्यादा कम्फर्ट होता है, तो आपको ना इस मोटरसाइकिल को ना क्रूज़ करने का तो मन करेगा, चाहे वो 100 या 120 पे करोगे, लेकिन वो हाईवेज पे करेगा। आपको रैंडमली इस मोटरसाइकिल को भगाने का मन नहीं करेगा, जबकि इस मोटरसाइकिल में इतनी रॉ पावर दे रखी है। सो अभी महाराष्ट्र में मेरे साथ एक पिलियन पीछे बैठे हुए थे, वो एकदम नए मोटरसाइकिलिस्ट है, उन्होंने अभी मोटरसाइकिल परचेज भी नहीं करी है, लेकिन उनको बाइक चलानी आती है। तो मैंने उनको बोला था कि आप एक काम करो, इस मोटरसाइकिल को चलाओ। तो वो पहले हेजिटेट कर रहे थे मोटरसाइकिल चलाने में, उनको लग रहा था कि शायद ये मोटरसाइकिल वो संभाल नहीं पाएंगे, इसके अंदर बहुत पावर है, वेट ज़्यादा होगा मोटरसाइकिल का। पर मैंने उनको थोड़ा सा कॉन्फिडेंस दिया, उनको बस इतना ही बोला कि इसके अंदर रॉ पावर है तो बहुत ज़्यादा रेस मत देना, लेकिन वेट को भी लेके आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, बस जब आप यू टर्न करोगे तो थोड़ा सा ध्यान रखना। और मैं सच बताऊं मैं बिल्कुल भी सरप्राइज नहीं हुआ, वो मोटरसाइकिल को इतना इजीली लेके गए और वापस इतना इजीली लेके आए। आई विश वो मेरे साथ होते यहाँ पर, तो मैं उन्हीं से ये सारी बातें कहलवाता तो ज़्यादा आपको एक कनेक्ट होता। सब एक ऐसे क्वेश्चन का आंसर जो हम इंडियंस का सबसे फेवरेट क्वेश्चन है, भैया कितना माइलेज देती है। देखो माइलेज की बात अगर बोलूँ ना तो अगर आप 80 to 90 की स्पीड इसको कंटिन्यूस चलाते हो ना हाईवेज पे, तो आपको बहुत इजीली इस मोटरसाइकिल से 30 से 32 का माइलेज मिल जाता है, जो मेरी प्रीवियस KTM एडवेंचर 390 में भी मिलता था, उससे थोड़ा सा और प्लस ही मिल जाता था। साथ में अगर इस मोटरसाइकिल को अगर आप 100 to 120 के आसपास इसको कंटिन्यूस क्रूज करते हो तो लगभग आपको 25 to 27 का माइलेज मिलता है। अगर आप इसको कंटिन्यूसली 120 to 140 के अंदर क्रूज करते हो तो लगभग आपको 22 to 25 का माइलेज मिलता है। और अगर आप इस मोटरसाइकिल को एक्सट्रीम ऑफ रोड्स में लेके जाते हो, जो अभी तक मैंने टेस्ट नहीं किया है, तो मैं उसका 100% आपको नहीं बता पाऊंगा, लेकिन हाँ मेरे कुछ फ्रेंड्स हैं जो ये KTM एडवेंचर 390 ओन करते हैं, उनसे मेरा बात हुआ था इससे रिलेटेड, तो उन्होंने बताया कि हमें 22 के आसपास इसका माइलेज मिल जाता है, विच इज़ अ ग्रेट डील यार। अगर मैं 400 सीसी मोटरसाइकिल के अंदर बात करूं कि मुझे 22 का माइलेज ऑफ रोड में मिलता है, मुझे सिटी ट्रैफिक में भी इसका माइलेज अप्रॉक्स 25 का मिल जाता है, और हाईवेज पे अगर मुझे इसका 28 to 30 kmpl का माइलेज मिलता है, वो भी 400 सीसी इतना फुली लोडेड मोटरसाइकिल के साथ, मुझे लगता है यार इट्स अ ग्रेट डील। तो अगर इस मोटरसाइकिल के रोड प्रेजेंस की बात बोलूँ ना तो डेफिनेटली अगर आपने 3.5 लाख रुपए एक मोटरसाइकिल के दिए हैं तो आप भी चाहोगे एक ऐसी मोटरसाइकिल हो जिसका मतलब लोग भी एक बार पलट के देखें या पूछे कि भैया कौन सा मोटरसाइकिल है। चाहे मैं पेट्रोल पंप पे जाऊं, चाहे मैं रोड साइड पे कहीं हूं, कहीं पर मैं रेस्टोरेंट में गया हूं, ढाबा पे गया हूं, लोग आते हैं पूछते हैं कौन सा मोटरसाइकिल है, बैठते हैं फोटो क्लिक करते हैं, और मैं पूछता भी हूं कि कैसा लग रहा मोटरसाइकिल, तो वो कहते हैं कि बहुत अच्छा, और वो यकीन नहीं करते कि ये खाली 400 सीसी मोटरसाइकिल है।
एक्चुअली में ये मोटरसाइकिल 600-650 सीसी का फील देती है अगर ये पूरा फुली लोडेड हो। अगर फुली लोडेड ना हो तो ये मोटरसाइकिल प्रॉपरली एडवेंचर डकार रैली मोटरसाइकिल्स होती है ना, वैसा ही लुक देती है। अगर मैं अपना प्रेफरेंस बताऊं तो एज ऑफ नाउ मुझे कोई भी मोटरसाइकिल इसके कंपैरिजन में नहीं दिखती जिसका लुक इससे ज़्यादा अच्छा हो, लेकिन सेगमेंट यही होना चाहिए। मैं इससे ऊपर सेगमेंट की बात नहीं कर रहा, इसके नीचे सेगमेंट की बात नहीं कर रहा, मैं अंडर 400 सीसी मोटरसाइकिल की बात कर रहा हूँ जिसमें सिंगल सिलेंडर इंजन आता है। अगर अपीयरेंस की बात करूँ, ओवरऑल लुक्स की बात करूँ तो 100% ये मोटरसाइकिल वर्थ है परचेज करने के लिए। अब एक ऐसे क्वेश्चन का आंसर जो क्वेश्चन सुन के एक्चुअली मुझे हंसी आ जाती है, लेकिन मैं रिप्लाई नहीं करता उस बात का, क्योंकि वो रैंडम लोग होते हैं, वो मुझे जानते नहीं है, वो मेरी मोटरसाइकिल या मेरे ट्रैवलिंग हिस्ट्री के बारे में नहीं जानते। उनका क्वेश्चन ये होता है कि KTM इज़ ड्यूरेबिलिटी नहीं है मोटरसाइकिल में, ये 25-30 हज़ार में इसका इंजन खुल जाता है। अब मैं हंसता इसके लिए हूँ क्योंकि उनको पता ही नहीं है कि KTM एडवेंचर 390 इसका प्रीवियस वर्जन मैं 1,20,000 किलोमीटर चला चुका हूँ और उसका इंजन एक बार भी नहीं खुला। 1,20,000 किलोमीटर बहुत बड़ी बात होती है और उसको मैंने खाली टूर नहीं किया, उसको आपने भी देखा है मैंने कैसे कैसे एडवेंचर किया है। इन अ सेम वे ये मोटरसाइकिल का भी इंजन जो है 100% रिलायबल है। और मैं इसके लिए बोल सकता हूँ क्योंकि आप जब एक बार एक्सपीरियंस हो जाते हो ना मोटरसाइकिल चलाने में, तो आपको ना उसकी आवाज़ से, जैसे आप एक्सेलरेट करते हो, कैसी मोटरसाइकिल का फील है, क्या मोटरसाइकिल में वाइब्रेशंस आ रही है, कहीं से खटपट की आवाज़ आ रही है, इंजन नॉकिंग साउंड आ रही है, तो आपको पता लग जाता है कि यार मोटरसाइकिल की कितनी लाइफ होगी। और मैं जितना एक्सपीरियंस मेरा है मोटरसाइकिल के साथ, टूरिंग के साथ, तो मैं इतना बता सकता हूँ कि ये मोटरसाइकिल भी मैं बहुत इजीली 1,00,000 किलोमीटर क्रॉस कर सकता हूँ। और जो लोग बोलते हैं ड्यूरेबिलिटी नहीं है, ये हो जाता है, वो हो जाता है, या तो उनके साथ कोई बैड एक्सपीरियंस हो चुका है, वो भी बहुत साल पहले होगा, ये रिसेंट KTM एडवेंचर मोटरसाइकिल के साथ तो नहीं हुआ होगा। दूसरा, उन्होंने दूसरे ब्रांड की मोटरसाइकिल्स ली होगी तो उनके साथ प्रॉब्लम होगा, तो उनको लग रहा होगा इस मोटरसाइकिल में भी प्रॉब्लम आती है। तीसरा, उन्होंने कभी KTM एडवेंचर ओन ही नहीं करी, या फिर एडवेंचर की बात ही नहीं है, उन्होंने कभी KTM मोटरसाइकिल को ओन ही नहीं किया। या फिर चौथा, वो लोग जो बस फालतू में ही एक्सेलरेट करते हैं, जूं जूं जूं, और इंजन की ऐसी तैसी फेरते हैं। मेरा ये मानना है कि इंजन की लाइफ 100% है। तो काफ़ी लोग अगर ये सोच के थोड़ा हेजिटेट करते हैं कि यार इंजन की लाइफ नहीं है, बहुत जल्दी ख़त्म हो जाएगा, तो ऐसा नहीं है भाई। आप मेरे को प्रॉपरली टूरिंग करते देख सकते हो, मैं पिछले 5-6 साल से KTM पे ही टूरिंग कर रहा हूँ, मेरे सारे वीडियोज़ हैं यूट्यूब के ऊपर, तो एज सच कभी भी प्रॉब्लम नहीं आती। बस इतना मैं बोलूँगा, जितना आप अपनी मोटरसाइकिल का ध्यान रखोगे ना, उतना ही आपकी मोटरसाइकिल आपका ध्यान रखेगी। तो अब एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का आंसर देना रह गया, इस मोटरसाइकिल के अंदर वाइब्रेशंस है। देखो, ये मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ, जब आप इस मोटरसाइकिल को पहली बार चलाते हो या फिर आप टेस्ट राइड व्हीकल भी चलाते हो ना, जो अभी नई मतलब अंडर 1000 किलोमीटर्स है, तो डेफिनेटली आपको इस मोटरसाइकिल के अंदर वाइब्रेशंस फील होंगी, फुट पैक्स पे फील होंगी बहुत ज़्यादा। तो उससे आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इट्स अ सिंगल सिलेंडर इंजन। इसके अंदर 46 bhp मिलता है यार, आपको 40 Nm का टॉर्क है, मतलब इतना पावरफुल इंजन आपको सिंगल सिलेंडर दे रहा है, तो कहीं ना कहीं आपको वाइब्रेशंस फील होंगी। लेकिन जब आप इसकी सेकंड सर्विस करवा लेते हो, तब आपकी मोटरसाइकिल की लगभग 50 to 60% जो वाइब्रेशंस है वो कम हो जाती है। जब आप थर्ड सर्विस करवा लेते हो तो आपकी मोटरसाइकिल की लगभग 70% जो है वाइब्रेशंस कम हो जाती है। मैं ये नहीं कह रहा कि आप 4th, 5th, 6th सर्विस करवाओगे तो आपकी 100% वाइब्रेशंस खत्म हो जाएगी, ऐसा नहीं होता। इट्स अ सिंगल सिलेंडर इंजन, तो आपको थोड़ा बहुत कहीं ना कहीं एडजस्ट करना पड़ता है। लेकिन मैं इतना बोलूँगा, जब आप अपनी मोटरसाइकिल की थर्ड सर्विस करवा लोगे ना, जब मैंने अभी करवा ली अपनी मोटरसाइकिल की, जो अब मेरे को मोटरसाइकिल चलाने में मज़ा आ रहा है ना, ये नेक्स्ट लेवल है। तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है मोटरसाइकिल को वाइब्रेशंस को लेकर। जो लोग आपको डराते हैं, जो लोग आपको बोलते हैं कि मोटरसाइकिल में बहुत वाइब्रेशंस है, तो थोड़ा सा टाइम दो। पहली सर्विस, दूसरी सर्विस और तीसरी सर्विस के बाद आपकी मोटरसाइकिल की जो वाइब्रेशंस है वो ऑलमोस्ट आपको ऐसा लगेगा नेग्लिजिबल है। अब एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, क्या ये मोटरसाइकिल वैल्यू फॉर मनी है? क्या ये मोटरसाइकिल आप लोगों को परचेज़ करनी चाहिए? मैं अपना पूरा एक्सपीरियंस बताऊँ तो मैं 100% अभी तक इस मोटरसाइकिल से बिल्कुल सेटिस्फाइड हूँ। ये मोटरसाइकिल आज से कुछ टाइम पहले 3,03,000 एक्स शोरूम प्राइस था, क्योंकि GST लग चुका है इस मोटरसाइकिल के ऊपर, जैसे बढ़ा दिया गवर्नमेंट ने, तो मेरे ख्याल से लगभग 3,20,000 से थोड़ा सा प्राइस ऊपर हो चुका है। एग्जैक्ट मुझे नहीं पता, लेकिन अभी भी मैं बोलूँगा कि ये मोटरसाइकिल वैल्यू फॉर मनी है। अगर आपका 3.5 लाख के आसपास बजट है, जस्ट गो फॉर दिस। आपको जो फीचर्स इस मोटरसाइकिल में मिल रहे हैं एज ऑफ नाउ कोई भी कॉम्पिटिटिव ब्रांड में नहीं मिल रहे।
मैं दूसरे ब्रांड के साथ इसको कंपेयर नहीं कर रहा। अगर वो दूसरी मोटरसाइकिल होती तो मज़ा आता कंपैरिजन करने में कि उसमें ज़्यादा अच्छा क्या है, इसमें क्या बुरा है, तो मज़ा आता। लेकिन मैं आपको ओवरऑल पैकेज की बात कर रहा हूँ। अगर आप टूरिंग करना चाहते हो और साथ में एडवेंचर करना चाहते हो, लाइट वेट मोटरसाइकिल चाहिए, आपको माइलेज अच्छा चाहिए, आपको क्रूज कंट्रोल चाहिए, आपको ट्रैक्शन कंट्रोल चाहिए, आपको क्विक शिफ्टर चाहिए, आपको एक ऐसी मोटरसाइकिल चाहिए जो बहुत ज़्यादा रिलायबल हो, आपको एक ऐसी मोटरसाइकिल चाहिए जिसके स्पेयर पार्ट्स इजीली अवेलेबल हो, तो उसके हिसाब से अगर मैं ओवरऑल बोलूँ, साथ में बिल्ड क्वालिटी के बारे में मैंने आपको बता दिया है, तो अगर आप ओवरऑल पैकेज की बात बोलो ना, तो 100% यार ये मोटरसाइकिल 100% मेरी तरफ से एज ऑफ नाउ रिकमेंडेड है। अभी इस मोटरसाइकिल का 15,000 या फिर 20,000 किलोमीटर हो जाएंगे ना, तो दोबारा से एक रिव्यू वीडियो बनाऊंगा। आपके कोई भी क्वेश्चंस है तो मुझे आप कमेंट्स में या फिर DM इंस्टाग्राम पे भेज सकते हो, मैं उनको भी शॉर्ट लिस्ट कर लूँगा और आपको उनके भी आंसर मैं दे दूँगा।